हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को भौतिक विज्ञान का 5वां वीडियो पढ़ाने जा रहा हूँ। आज इस 5वें वीडियो में भाग 5 में जिसे कह सकते हैं, उसमें आज मैं आप लोगों को उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना बताएंगे। इससे पहले मैंने आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना बताया है। आज सबसे पहले इस भाग 5 में पढ़ाएंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, या ऐसे कह सकते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये भी सही है, जिसको इंग्लिश में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये हेडिंग आप डाल सकते हैं। आप नोट बना लेंगे। उम्मीद है आपको नोट बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी। शार्ट स्क्रीन लेकर के नोट बना सकते हैं, या तो आप वीडियो को थोड़ा रोक रोक करके भी आप नोट को बना सकते हैं। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊंगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने की केवल 2 स्थितियां हैं बेटा। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो बेटा? अनंत पर स्थित हो। और दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत व दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित हो। चलिए, पहली हेडिंग है जब वस्तु अनंत, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। यही जब वस्तु बेटा कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। देखिए, एक उत्तल दर्पण बनाया जिसका नाम है M1 M2। ये है इसका ध्रुव को P से, ये फोकस है, और ये इधर वक्रता केंद्र है। इसको मुख्य अक्ष देंगे। क्या नाम देंगे? मुख्य अक्ष। अनंत पर एक वस्तु AB है। यहाँ से प्रकाश की किरणें ये चल रही हैं। ध्यान दीजिए, ये चलें। दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। कहाँ से? फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब आप इसमें लिखेंगे, ऐसी स्थिति में उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। पहली स्थिति समाप्त हो गई। दूसरी स्थिति को ध्यान देंगे, या एक बार और सुन लीजिए। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। दूसरा है
जब वस्तु अनंत, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित हो, ये स्थिति। जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। फिगर देखिए, M1 M2, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये सी वक्रता केंद्र हो गया। ध्रुव व अनंत के बीच में, किसके बीच में? ध्रुव व अनंत के बीच में एक वस्तु AB है। यहां से ध्यान देना, एक तो प्रकाश की वस्तु AB के शीर्ष A से प्रकाश की किरणें पहली A चली, जो मुख्य अक्ष के समांतर रही और दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। हो गया। दूसरी वक्रता केंद्र की ओर जा रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस लौट गई। वक्रता केंद्र यही है, गई। इसका प्रतिबिंब ध्यान दीजिएगा, यही बना है, जिसे डॉट डॉट भी A डैश B डैश हो गया। बनाना आया फिगर, बना लेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? केवल ऐसी स्थिति में उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। एक बार और, क्या है? जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित हो तो उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, इसमें दो हेडिंग थी जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बता रहे हैं, जो कुछ नियम हैं आप याद रखेंगे। गोलीय दर्पणों, अगली हेडिंग है गोलीय दर्पणों एक चीज और, दोनों के लिए मैं इस हेडिंग में ये चीज ध्यान देंगे आप लोग कि मैं आप लोगों को दोनों के विषय में ही बताऊंगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों के लिए चिन्ह परिपाटी एक ही लागू होंगे। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी यही।
गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी आपको बताना है। इसको ध्यान देंगे आप। सबसे पहले गोलीय दर्पण में आप उत्तल और अवतल दोनों पढ़े हैं। मैं बना दिया एक उत्तल अवतल दर्पण पहले, और इसी में एक उत्तल दर्पण भी बना दे रहे हैं। यही ना, ये ध्रुव है अवतल का, ये ध्रुव है उत्तल का। M1 M2 उत्तल अवतल है और M1 M2 उत्तल भी दर्पण है। सीधा सीधा बता दे या तो बहुत घुमा फिरा के बताएं। सीधा सीधा केवल सुन लीजिए, बहुत ही आसान होगा, जो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये अवतल दर्पण है, इसका ये ध्रुव है, इसका फोकस बाईं तरफ ही होगा, वक्रता केंद्र C भी बाईं तरफ होगा। लेकिन ये कौन सा दर्पण है? उत्तल है, इसका फोकस A होगा और वक्रता केंद्र A होगी। यहाँ से ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को F से, वक्रता त्रिज्या को आप R से, ठीक। इसके सामने वस्तु की दूरी होगी और यहाँ से ये फोकस दूरी यहाँ हो गई और ये वक्रता त्रिज्या यहाँ हो गई। उत्तल हो या अवतल दर्पण पे प्रकाश की किरणें या वस्तु किस तरफ रखी जाती है? बाईं तरफ। कहाँ रखी जाती है? बाईं तरफ। दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये दर्पण का ध्रुव बेटा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड, मतलब दाएं हाथ की दिशा और ये बाएं हाथ की दिशा। दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर नापी गई दूरियां जो होंगी आपकी ऋणात्मक होंगी। क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। और दाहिनी ओर नापी गई दूरियां जो होंगी बेटा वो होंगी धनात्मक। क्या होंगी? धनात्मक। इतना समझ में आया? अब ये ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण का ध्रुव ये है, फोकस इस तरफ है तो फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक। अब फोकस दूरी को स्मॉल f से, फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होगी? धनात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या बाईं तरफ है, R भी क्या होगा? धनात्मक होगा। गलती हो रही है, बाईं ओर नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मैंने धनात्मक लिखा है, गलत है। दर्पण के ध्रुव से बाईं तरफ फोकस पड़ रहा है अवतल में, ते ऋणात्मक होगा। और ये ध्रुव से बाईं तरफ क्या पड़ रही है? वक्रता त्रिज्या, ये क्या होगी? ऋणात्मक। वस्तु किस तरफ होती? बाईं तरफ, तो वस्तु की दूरी भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब, अब ध्यान देना, यदि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बनता है, अवतल दर्पण के सामने बनता है, तो प्रतिबिंब क्या होगा? ऋणात्मक होगा। यदि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब किस तरफ बनेगा? अवतल दर्पण की ओर ही बनेगा। अब देखिए ध्रुव है, इस तरफ अगर प्रतिबिंब बना तो ऋणात्मक होगा। यदि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के दाहिनी ओर बन गया तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी ध्रुव से
प्रतिबिंब की दूरी को v से, और ये क्या हो जाएगा तब धनात्मक। दाहिनी तरफ प्रतिबिंब बना तो इसकी दूरी धनात्मक, अगर प्रतिबिंब बाईं तरफ बना तो दर्पण के ध्रुव से दूरी ऋणात्मक। अब मुख्य अक्ष से ऊपर की लंबाई क्या होती है, धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई लंबाई जो होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी बेटा, ठीक। और मुख्य अक्ष से नीचे की लंबाई जो नापी जाएगी बेटा वो होगी ऋणात्मक। आया इसमें समझ में, इतना इसमें था। वही सेम प्रक्रिया, दर्पण का ध्रुव है, इस तरफ वस्तु रहेगी और वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब ध्रुव से इस तरफ क्या पड़ रहा है, दाहिने हाथ की दिशा है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी बेटा, धनात्मक होगी। इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो दाहिनी ओर बनता है, इसलिए प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो भी धनात्मक होगी। यही केवल आपको ध्यान देना है। चिन्ह परिपाटी में बहुत सारे चीज नहीं जानने की जरूरत है, केवल आप ये जानिए ध्रुव कहाँ है, उसी तरफ खड़े हो जाइए। दाहिना हाथ जिधर हो जाए ध्रुव से उधर की दूरी सब धनात्मक होगी, बाएं की दूरियां या नापेंगे तो आप क्या पाएंगे, ऋणात्मक पाएंगे। इसी तरह इसमें खड़े हो जाइए, दाहिने तरफ नापी गई सभी दूरियां धनात्मक और बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। वस्तु चाहे उत्तल हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसकी जो दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। डिपेंड किया अब आपने कौन सा दर्पण लिया, किससे कौन सा प्रतिबिंब बनाए। एक बार क्लियर कर दें चिन्ह परिपाटी को। ये अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P है, दाहिनी ओर नापी गई दूरियां धनात्मक, बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक। मुख्य अक्ष से ऊपर की लंबाई धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे की लंबाई क्या बेटा, ऋणात्मक। वही लागू होता है इसमें उत्तल दर्पण में भी। मुख्य अक्ष से ऊपर की लंबाई धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे की लंबाई क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ध्रुव से बाईं ओर नापी गई दूरियां जितनी होंगी सब ऋणात्मक होंगी। ध्रुव से बाईं ओर जो दाहिने ओर जो दूरियां नापी जाएंगी वो क्या होंगी, धनात्मक होंगी। तो ये थी चिन्ह परिपाटी। एक बार मैं आप लोगों को सभी चीज़ों को लिख करके बता दे रहा हूँ, आप कैसे जानेंगे क्या है। पद या प्राचल से आप शुरुआत करिए। ये हो गया पद या आप कह सकते हैं प्राचल, कॉलम बना के। ये है अवतल दर्पण के लिए। अगला है उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। पद या प्राचल में एक एक सिस्टम से आप देखेंगे। फोकस दूरी, पहला है फोकस दूरी ना, अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका ध्रुव है ना। फोकस दूरी उत्तल दर्पण में किस तरफ पड़ेगी, दाहिनी ओर। अवतल में किस तरफ पड़ेगी, बाईं ओर। तो इसमें क्या होगा आपका, अवतल में ऋणात्मक होगा, ठीक। उत्तल की में फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। फोकस दूरी हो गया।
फोकस दूरी हो गया। वक्रता त्रिज्या ध्यान देंगे, वक्रता त्रिज्या क्या? हाँ, अवतल की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। उत्तल की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? धनात्मक होती है। ये चीज। आगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी दोनों में, अवतल हो चाहे उत्तल, वस्तु हमेशा बाईं तरफ ही रखी जाती है, तो क्या होगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक। और ये भी क्या होगा आपका? ऋणात्मक। हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब, एक चीज ध्यान देना, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, ये ध्यान देंगे। वास्तविक प्रतिबिंब तो केवल अवतल में बनता है, इसके लिए इसमें क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक। और बताइए, उत्तल में बनता ही नहीं है, इसमें लिख देंगे लागू नहीं। क्यों लागू नहीं? क्योंकि बेटा इसमें बनता ही नहीं है। आया समझ में? अब देखिए, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, दोनों में आभासी प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी तरफ बनता है, यानी दाहिने तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें धनात्मक। क्या हो गया? धनात्मक। इसमें भी क्या होगा? धनात्मक होगा। आया इतना समझ में? आभासी प्रतिबिंब आपके ये जो हैं, आगे वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, नीचे लिखें वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है? इसमें बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बनता है, तो क्या रहेगा? ऋणात्मक। ठीक, इसमें बनता ही नहीं, तो इसमें लागू ही नहीं, लागू नहीं। अगला, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, ध्यान दीजिए, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, इसमें क्या होगा? दूसरी तरफ बनेगा ना, मुख अक्ष से ऊपर बनता है, तो होगा धनात्मक। बनता है भैया इसमें, एक स्थिति में, इसमें हमेशा ही बनता है, ये क्या होगा? धनात्मक। इस प्रकार आपको मैंने इस तरह बता दिया, आप इसे याद रखेंगे। बस आज के लिए इसमें इतना ही। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इसका निवारण अगले भाग में करेंगे। बस, थैंक्स।